उस रात के बाद हवेली की फिजाओं पर छाई वो बोझिल खामोशी यकसर खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ दिन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे से गुजरे। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी का सफर बिल्कुल खामोश था, लेकिन यह वो खामोशी नहीं थी जो नाराजगी की होती है, बल्कि यह उस तूफान से पहले का सुकून था जो हवेली पहुंचते ही फटने वाला था। शहरयार ने गाड़ी पोर्च में रोकी और बिना अनाया का इंतजार किए तेज और भारी कदमों के साथ अंदर चला गया। उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त और जलाल से भरपूर थे कि हवेली के मुलाजिमों ने चुपचाप अपने रास्ते बदल लिए। अनाया ने घबराकर अपना बैग संभाला और तेजी से उसके पीछे ऊपर बेडरूम की तरफ भागी। जैसे ही अनाया कमरे में दाखिल हुई, शहरयार ने अपने कोट के बटन खोले और रुख मोड़कर अनाया को देखा। उसकी सुर्ख आंखों में उस वक्त गुस्से की तपिश साफ देखी जा सकती थी। शहरयार, क्या हुआ है? आप गाड़ी में भी बिल्कुल खामोश थे और अब? अनाया ने डरते डरते उसका बाजू छूने की कोशिश की। मुझसे दूर रहो, अनाया, शहरयार ने कड़कदार और सर्द आवाज में कहा और झटके से अपना बाजू पीछे खींच लिया। उसका ये अंदाज अनाया के दिल को पाश पाश कर गया। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने अब क्या कर दिया? अनाया की आवाज में अब शिकवा और गुस्सा दोनों शामिल हो गए। सुबह से आपका मूड ठीक था, फिर अचानक यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो गया? शहरयार ने गहरा सांस लिया और चलता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब आया। उसका चौड़ा सीना गुस्से की वजह से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने ड्रेसिंग टेबल से यूनिवर्सिटी का वो फाइनल रिसर्च फॉर्म उठाया जो अनाया ने जमा करवाया था और उसे अनाया के चेहरे के सामने लहराया। यह क्या है मिसेज अनाया? शहरयार ने अपने दांत पीसते हुए अत्यंत मध्यम मगर जानलेवा हद तक सख्त आवाज में पूछा। अनाया ने फॉर्म पर नजर डाली। ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट फॉर्म है। इस फॉर्म पर को सुपरवाइजर के खाने में दानियाल का नाम क्या कर रहा है? शहरयार की आवाज की गूंज से कमरे की दीवारें लरस गईं। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया था। मैंने साफ लफ्जों में कहा था कि इस लड़के से दूर रहो। फिर तुमने मेरे दस्तखत के बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर उसका नाम इस फॉर्म पर कैसे लिखवाया? अनाया का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन उसने भी हिम्मत जमा की और अपनी जिद पर अड़ गई। शहरयार वो शोबे का रूल था। एचओडी साहब ने खुद कहा था कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक जूनियर को सुपरवाइजर का होना लाजमी है, और उस वक्त सिर्फ दानियाल ही दस्तयाब था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। रस्मी कार्रवाई? शहरयार ने फॉर्म को मेज पर इतने जोर से पटका कि वहां रखी ऐनक झनझना उठी। वो एक खौफनाक कदम बढ़ाकर अनाया के बिल्कुल करीब आया और उसके नाजुक कंधों को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। तुम्हें लगता है प्रोफेसर शहरयार खान के उसूल और उसकी गैरत कोई रस्मी कार्रवाई है? मैं इस यूनिवर्सिटी का सबसे सीनियर प्रोफेसर हूँ। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं एचओडी को कहकर ये रूल तब्दील करवा सकता था, लेकिन तुमने मुझसे पूछना गवारा ही नहीं किया। तुमने अपनी मर्जी चलाई। आप हर बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं शहरयार। अनाया ने तड़पकर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आप सिर्फ अपने रूल्स और अपने गुरूर से मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं। जबान बंद रखो अपनी। शहरयार ने गुस्से से उसके कंधों को हल्का सा झटका दिया। उसकी आंखें जलाल का शाहकार बनी हुई थीं। मेरी मोहब्बत पर शक करने की जुर्रत दोबारा मत करना। मैंने तुम्हें खोने के खौफ से अपनी अना को कई बार मिट्टी में मिलाया है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारी इस लापरवाही और हद से बढ़ी हुई आजादी को कबूल कर लूं। उसने अनाया को खुद से दूर किया, उखड़पन से अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहरयार, मेरी बात सुने, प्लीज बाहर मत जाएं। अनाया ने रोते हुए उसे पुकारा, लेकिन शहरयार ने एक न सुनी।
उसने बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरी हवेली में फैल गई और अनाया बेड पर गिरकर सिसकियां लेने लगी। अभी उनके बीच का तूफान थमा ही था कि एक नए तनाजुए ने उनके रिश्ते को दोबारा एक कड़ी आजमाइश में डाल दिया था। हवेली के उस बड़े शाही बेडरूम में खामोशी की दीवार अब मजीद गहरी और मजबूत हो चुकी थी। पिछली रात की तल्ख गुफ्तगू के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर ली थी। शहरयार ने रात दूसरे कमरे में गुजारी थी और सुबह हमेशा की तरह वो तैयार होकर नीचे लाउंज में आया। अनाया लाउंज में सोफे पर बैठी एक किताब हाथ में लिए उलट पलट रही थी। उसका ज़हन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, बस उसका चेहरा अब भी सूजा हुआ था और उसकी आंखों में वीरानी थी। जैसे ही शहरयार कल्फ लगी ग्रे शर्ट और काली पैंट में मलबूस, हाथ में डायरी और गाड़ी की चाबियां लिए नीचे उतरा, अनाया ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो उसके पास से यूं गुजरा जैसे वो कोई अजनबी हो। उसके उखड़पन और संजीदगी की वो ही पुरानी चादर उसके वजूद पर तनी हुई थी। अनाया के दिल को धक्का लगा। उसकी मासूमियत और जिद्दी तबीयत ने एक बार फिर सर उठाया। वो अपनी किताब मेज पर पटक कर खड़ी हो गई और शहरयार के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। शहरयार, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? अनाया ने अपने नम गालों के साथ थोड़ी उखड़ और जिद्दी आवाज में पूछा। और मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हैं? आपको मेरी पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। शहरयार रुका। उसने अपनी ऐनक के पीछे से तीखी और सर्द नजर अनाया के मासूम मगर जिद्दी चेहरे पर डाली। उसका लहजा कटीला और दबा हुआ था। जिस लड़की को अपने प्रोजेक्ट के लिए मेरी इजाजत और दस्तखत की जरूरत नहीं महसूस होती, उसे मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जैसे चाहो अपने मसाइल हल करो, मिसेज अनाया। आप सचमुच बहुत बेरहम हैं शहरयार। अनाया के अंदर की मासूमियत अब आंसू बनकर बह निकली। उसने जिद्दी अंदाज में पैर पटका और शहरयार की आस्तीन पकड़ ली। मैंने माना मुझसे नादानी हुई। मैंने फॉर्म पे साइन करवाए बगैर दानियाल का नाम लिखवा दिया क्योंकि वक्त कम था, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। आप मुझे इस तरह तड़पा नहीं सकते। आप मुझे गाइड क्यों नहीं करते? शहरयार ने गहरा और गर्म सांस लिया। उसने नरमी मगर मजबूती से अनाया का हाथ अपनी आस्तीन से हटाया और उसके बिल्कुल करीब झुक गया। उसके चौड़े सीने की तपिश अनाया महसूस कर सकती थी। नादानी, शहरयार ने रेशमी मगर सख्त आवाज में दोहराया। तुम्हारी हर नादानी का नुकसान मुझे उठाना पड़ता है अनाया। तुम अभी बहुत मासूम हो। तुम्हें दुनियादारी और चालाकियों की समझ नहीं है। जिस लड़के को मैंने खुद वार्निंग दी, तुमने उसी का नाम अपने फॉर्म पर लिखवा दिया। ये तुम्हारी नादानी नहीं, तुम्हारी जिद है जो मेरी बात के आगे खड़ी हो जाती है। अनाया ने रोते हुए सर झुका लिया। तो क्या अब आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? क्या मैं अब सचमुच अकेली रह गई हूँ? शहरयार ने उसके झुके हुए सर को देखा। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी सिसकियां और उसकी ये मासूम सी तड़प शहरयार के अंदर के सख्त प्रोफेसर को अंदर से पिघला रही थी। वो जितना भी हिटलर बन जाता, अनाया की मासूमियत के सामने उसका गुस्सा पानी बनने लगता था, मगर उसने अपने चेहरे पर सख्ती बरकरार रखी। मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला अब भी नहीं किया, शहरयार ने संजीदगी से कहा, लेकिन बतौर तुम्हारा गाइड और प्रोफेसर मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। सजा ये है तुम्हारी कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। तुम यहीं हवेली में रहोगी और शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो तुम दानियाल का नाम इस फॉर्म से काटकर नया फॉर्म मेरे सामने रखोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रोफेसर शहरयार खान इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा रोल नंबर खुद कैंसिल करवा देगा। अनाया ने हैरत और गीले गालों के साथ उसे देखा। ये तो बहुत सख्त सजा है। उसूल उसूल होते हैं अनाया। शहरयार ने अपनी ऐनक दुरुस्त की, गाड़ी की चाबियां घुमाई और उखड़ कदमों से पोर्च की तरफ बढ़ गया।
अनाया ने सिसकियां लेते हुए उसके जाते हुए रौबदार वजूद को देखा। सजा सख्त थी, लेकिन इस सजा में भी शहरयार का एक पोशीदा मान और उसकी फिक्र छिपी थी जो सिर्फ अपनी मासूम बीवी के लिए थी। अनाया ने अपने आंसू साफ किए और नया फॉर्म निकालने के लिए ऊपर बेडरूम की तरफ चल दी। शाम के साए हवेली के आंगन में उतर रहे थे। अनाया ने शहरयार की दी हुई सजा को हरफ बहरफ मुकम्मल कर लिया था। दानियाल का नाम फॉर्म से कट चुका था और नया फॉर्म अपनी जगह पर बिल्कुल तैयार रखा था, लेकिन शहरयार के लिए अनाया के दिल में पैदा होने वाला दुख अब एक दीवार बन चुका था। उसका शिकवा ये नहीं था कि शहरयार ने उसे सजा दी, बल्कि उसका शिकवा ये था कि शहरयार ने उसकी नीयत पर शक कैसे किया। शहरयार हवेली पहुंचा तो उसका पारा पहले से काफी ठंडा था। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो अनाया खिड़की के पास खड़ी बाहर दूर तक फैलते अंधेरे को देख रही थी। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा किसी मुजस्मे की तरह साकित था। शहरयार उसके करीब आया। उसने मेज पर रखा हुआ नया फॉर्म देखा तो उसके लबों पर एक हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने अनाया के कंधे पर नरमी से हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा किया, अनाया। मैं जानता था कि तुम समझ जाओगी कि जो मैंने किया वो तुम्हारी बेहतरी के लिए था। शहरयार की आवाज में अब वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नरमी और मना लेने वाला अंदाज था। अब ये नाराजगी खत्म करो। मेरी सजा का मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हें उन लोगों से बचाना था जो तुम्हारी सादगी का फायदा उठा रहे थे। उसने अपना कंधा शहरयार के हाथ से छुड़ाया और खामोशी से अलमारी की तरफ चल पड़ी। शहरयार की भौहें तन गईं। अनाया, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? अनाया ने कपड़े निकालते हुए सर्द महरी से कहा। जी, मैंने सुन लिया। फॉर्म तैयार है, आप चेक कर सकते हैं। शहरयार एक लंबा कदम उठाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अनाया का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर अनाया ने अपनी नजरें झुका लीं और खुद को उसके हिसार से बचाती रही। तुम इस तरह खामोश क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैंने वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था। अनाया ने अचानक सर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडा गुस्सा था। हिफाजत के नाम पर आपने मुझ पर शक किया, शहरयार। आपको क्या लगा मैं दानियाल के साथ मिलकर आपको धोखा दे रही थी? आपका ये शक मेरे लिए उस सजा से ज्यादा तकलीफदेह है जो आपने मुझे दी। आपको मेरे किरदार पर भरोसा नहीं था, इसीलिए आपने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोका। शहरयार का चेहरा जर्द पड़ गया। अनाया, मैंने शक नहीं किया था, मैंने सिर्फ तुम्हारी नादानी पर गुस्सा किया था। नहीं शहरयार, आपने शक किया था। अनाया ने खुद को उसके हाथों से आजाद करवाया और बेड के दूसरे कोने पर जा बैठी। अब आप मुझसे बात करने की कोशिश मत करें। मैंने आपकी सजा काट ली है, अब आप अपनी गलती का एहसास करें। शहरयार उसे हैरत से देखता रह गया। ये वो अनाया नहीं थी जो उसके सामने हर बात पर रो देती थी या माफी मांग लेती थी। इस बार उसकी मासूमियत एक खुददार खामोशी में बदल चुकी थी। शहरयार ने अपनी अना को एक तरफ रखा और उसे मनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, मगर अनाया ने किताब खोल ली और नजरें उसमें गाड़ ली। प्रोफेसर शहरयार खान, जो पूरी यूनिवर्सिटी को अपने इशारों पर नचाते थे, उस वक्त अपने ही बेडरूम में अपनी ही बीवी की इस खामोश दीवार के सामने बेबस खड़े थे। वो उस रात सो न सका, बार बार अनाया की तरफ देखता रहा जो उसे नजरअंदाज करके सो चुकी थी। हवेली में अब रोल तब्दील हो चुके थे। अब शहरयार को अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़नी थी ताकि वो अनाया का भरोसा दोबारा जीत सके। अगली सुबह जब शहरयार नाश्ते की मेज पर आया तो उसका सूट, उसकी ऐनक, उसकी डायरी सब वैसे ही थे, मगर उसके चेहरे पर वो पुराना जाहो जलाल गायब था। अनाया ने चुपचाप उसके सामने गर्म चाय का कप रखा और खुद वहां से जाने लगी। अनाया, रुको। शहरयार की भारी आवाज गूंजी, मगर इस बार उसमें कोई कड़कपन नहीं था,
बल्कि एक धीमा इसरार था। उसने कुर्सी से उठकर अनाया का रास्ता रोका और उसके सामने चाय का कप बढ़ाया। साथ नाश्ता करो मेरे, प्लीज। अनाया ने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने अत्यंत सर्द और धीमी आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है प्रोफेसर साहब, आप नाश्ता करें, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। वो बिना रुके लाउंज से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शहरयार ने चाय का कप वहीं मेज पर रखा और एक गहरा तपता हुआ सांस लेकर रह गया। यूनिवर्सिटी में भी ये सिलसिला बरकरार रहा। लेक्चर के दौरान शहरयार की नजरें बार बार अगली सीट पर बैठी अनाया को ढूंढती, मगर अनाया का रुख सिर्फ बोर्ड की तरफ होता। उसकी आंखों की वो शोख चमक जो कभी शहरयार को देखकर उभरती थी, अब बिल्कुल गायब थी। दोपहर को जब वो वापस हवेली लौटे तो शहरयार ने तहैया कर लिया था कि वो आज इस दूरी को खत्म करके रहेगा। वो शाम के वक्त लाउंज में आई तो शहरयार पहले से वहां मौजूद था। उसने अनाया के पसंदीदा फूल और एक खूबसूरत तोहफा मेज पर सजाया हुआ था। अनाया, ये तुम्हारे लिए है, शहरयार ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा और उसके करीब आया। मैं जानता हूँ कि मैं उस दिन बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। मेरी बातें तुम्हारे दिल को लगी होंगी, लेकिन खुदा के लिए ये खामोशी खत्म करो। तुम्हारा ये अजनबी अंदाज मुझे अंदर से मार रहा है। अनाया ने उस तोहफे की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसके चेहरे पर वो ही सपाटपन था। मैंने आपकी सजा काट ली है शहरयार। मैंने दानियाल का नाम फॉर्म से हटा दिया। मैं आपके रूल्स के मुताबिक चल रही हूँ। अब आपको मुझसे क्या गिला है? तोहफे देकर आप मेरे इस दुख को नहीं मिटा सकते जो मुझे आपके शक से मिला है। वो शक नहीं था अनाया। शहरयार ने बेबसी से उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर अनाया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे लिए वो शक ही था शहरयार। अनाया की आवाज भर्रा गई, मगर उसने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता कि आपने मेरी नियत पर उंगली उठाकर क्या खोया है, तब तक मेरे पास आपके लिए कोई अल्फाज नहीं है। वो अपने भारी कदमों से चलती हुई ऊपर बेडरूम की तरफ चली गई और शहरयार वहीं लाउंज में अकेला खड़ा रह गया। अगले 2 दिन शहरयार ने हर मुमकिन कोशिश की। वो कभी उसके लिए खुद कॉफी बना कर लाता, कभी उसकी पढ़ाई में जबरदस्ती उसकी मदद करने की कोशिश करता और कभी बेडरूम में उसके करीब बैठकर उसे मनाने के लिए धीमे लहजे में बातें करता। लेकिन अनाया अपनी जिद पर अड़ी रही। वो उसकी बात सुनती, उसके काम भी करती, लेकिन उसका रवैया ऐसा था जैसे वो किसी अजनबी प्रोफेसर के साथ एक ही छत के नीचे रह रही हो। प्रोफेसर हिटलर की हर कोशिश इस बार अनाया की इस खुददार नाराजगी के सामने नाकाम हो रही थी और हवेली का ये खामोश तूफान दम तोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सर्द जंग का ये 5वां दिन था और हवेली का हर गोशा इस उदासी की गवाही दे रहा था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन बेडरूम की लाइट्स अब भी मद्धम जल रही थीं। अनाया बेड के बिल्कुल कोने पर साइड टेबल की हल्की रोशनी में किताब खोले बैठी थी, मगर उसकी नजरें पिछले आधे घंटे से एक ही सतर पर जमी हुई थीं। वो बस वक्त गुजार रही थी ताकि शहरयार के सोने का इंतजार कर सके। शहरयार कमरे के दूसरे कोने में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अनाया पर थी। उसने देखा कि अनाया थकान से चूर थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के साए नुमायां हो रहे थे और उसका चेहरा कमजोरी की वजह से जर्द पड़ रहा था। शहरयार का दिल इस हालत को देखकर बुरी तरह कुढ़ रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया, ऐनक उतारी और एक गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। वो धीमे कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया और अनाया के बिल्कुल सामने बैठ गया। अनाया ने उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए भी अपनी नजरें किताब से नहीं हटाईं। उसने सफ़ा पलटने की कोशिश की, लेकिन शहरयार ने अत्यंत नरमी से अपना मजबूत हाथ उसकी किताब पर रख दिया, जिससे अनाया की उंगलियां वहीं रुक गईं। कब तक अनाया? शहरयार की आवाज में इस बार एक ऐसी शिकस्त और बेबसी थी जो उसके रौबदार वजूद पर बिल्कुल अजनबी लग रही थी। कब तक खुद को और मुझे इस अजाब में रखोगी? देखो अपनी हालत, तुमने पिछले कई दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है।
अनाया ने अब भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रोफेसर साहब। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहरयार ने तड़प कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इस बार उसके लफ्ज में कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक इल्तिजा थी। तुम मेरी सांस हो, अनाया। तुम्हारा ये अजनबी रवैया मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने गुस्से में वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन खुदा के लिए मुझ पर शक का इल्जाम मत लगाओ। मेरा वो गुस्सा सिर्फ इस डर की वजह से था कि कोई तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। अनाया के दिल में एक टीस सी उठी। शहरयार का ये रूप, जहां वो अपने सारे उसूल, अपना सारा गुरूर और अपनी अना छोड़कर उसके सामने झुका हुआ था, उसे कमजोर कर रहा था। लेकिन उसके अंदर का दुख अब भी बहुत गहरा था। उसने धीरे से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाए। डर और शक में बहुत बारीक लकीर होती है, शहरयार। अनाया ने आखिरकार अपनी गीले गालों वाली आंखें उठाकर सीधा उसकी जागी हुई आंखों में झांका। जब आपने मुझसे पूछे बगैर यह फर्ज कर लिया कि मैं आपसे कुछ छिपा रही हूँ, तो आपने उस लकीर को पार कर लिया था। मुझे आपकी सजा से कभी एतराज नहीं रहा, लेकिन जिस नजर से आपने उस दिन मुझे देखा था, उस नजर ने मेरी रूह को जख्मी कर दिया। शहरयार का चेहरा उसकी बात सुनकर मजीद जर्द पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन उस वक्त वो अनाया की इस खामोश तकलीफ के सामने बिल्कुल घुटनों पर था। मैं अपने इस जुमले को, उस नजर को वापस लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, शहरयार ने अत्यंत धीमी और रुंधी हुई आवाज में कहा। तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे दो, अनाया, लेकिन मुझसे ये खामोशी मत बरतो। मैं तुम्हारी इस बेरुखी के साथ नहीं जी सकता। अनाया ने तड़पकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, ताकि उसके बहते हुए आंसू शहरयार को नजर न आए, लेकिन उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से लाइट बंद की और बेड पर दूसरी तरफ रुख करके लेट गई। शहरयार उसी तरह अंधेरे में बेड के किनारे बैठा रहा। वो जानता था कि इस बार उसके लफ्जों का जख्म बहुत गहरा था, और प्रोफेसर हिटलर को इस जख्म को भरने के लिए अपनी अना की हर दीवार को यकसर मिस्मार करना ही पड़ना था। रात की उस बोझिल खामोशी के बाद जब हवेली में सुबह का उजाला फैला, तो बेडरूम की फिजा अब भी उसी कड़ी नाराजगी की लपेट में थी। अनाया रात भर ठीक से सो नहीं सकी थी। उसकी आंखें पिछले कई दिनों के रोने और जागने की वजह से बोझिल थीं। वो साइड टेबल पर रखे आईने में अपना जर्द चेहरा देखकर धीमे से लंबा सांस लेकर रह गई। जब वो तैयार होकर नीचे लाउंज में आई, तो नाश्ते की मेज पर शहरयार पहले से मौजूद था। वो सफेद कल्फ लगी शर्ट और गहरे नीले रंग के सूट में मलबूस था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के आसार साफ नुमायां थे। उसने अखबार खोला हुआ था, मगर उसकी नजरें एक जगह जमी हुई थीं। अनाया ने खामोशी से चाय का बर्तन उठाया और उसका कप भरने लगी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जिससे कप की प्याली आपस में हल्की सी टकराई। शहरयार ने अखबार नीचा किया और अपनी गहरी पशेमान आंखों से अनाया के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। अनाया, शहरयार की आवाज में वही धीमापन और इल्तिजा थी जो कल रात थी। नाश्ता कर लो। देखो, तुम्हारी तबीयत रोज बरोज गिरती जा रही है। तुम इस तरह कब तक मुझे तड़पाओगी? अनाया ने चाय का मग उसके सामने रखा, लेकिन इस बार भी उसकी नजरें झुकी हुई थीं। मुझे भूख नहीं है शहरयार, और प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल करना है, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना है। उसका लहजा अब भी उखड़ था, लेकिन उसके अंदर एक तड़प थी जिसे वो अपने गुरूर के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। शहरयार ने एक नजर नाश्ते की मेज पर डाली, जहां उसकी पसंद का सब कुछ धरा था, मगर उनके बीच की रौनक गायब थी। उसने गहरा सांस लिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो चलो। वो पोर्च की तरफ बढ़ गया और अनाया अपना बैग संभालकर उसके पीछे चल दी। गाड़ी में भी वही दम घुटाने वाली खामोशी थी,
जहां शहरयार बार बार स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता और ऐनक के पीछे से अनाया को देखता, लेकिन अनाया खिड़की से बाहर मुंह किए मुसलसल सड़क को तकती रही। यूनिवर्सिटी का कॉरिडोर हमेशा की तरह स्टूडेंट्स के शोर और चहल पहल से गूंज रहा था, लेकिन अनाया के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पिछले कुछ दिनों से शहरयार से दूरी और उनके बीच की सर्द जंग ने उसे ज़हनी तौर पर थका दिया था। वो अपने ख्यालों में गुम कुतुब खाने से निकलकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी कि अचानक दानियाल उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अरे अनाया, कैसी हो? दानियाल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक हद से बढ़ी हुई दोस्ताना मुस्कुराहट थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों की चमक कुछ मुख्तलिफ और अजीब थी। अनाया ने पीछे हटते हुए रस्मी लहजे में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ दानियाल, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो। इतनी भी क्या जल्दी है? दानियाल ने कॉरिडोर के स्तंभ से टेक लगाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की और अनाया के बिल्कुल सामने कर दी। जरा ये देखो, ये हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का नया पोर्टल है। मैंने एचओडी साहब से बात करके इसमें कुछ तब्दीलियां करवाई हैं। अनाया ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। पोर्टल पर प्रोजेक्ट की मेन डिटेल्स में, जहां पहले शहरयार खान का नाम बतौर मेन सुपरवाइजर लिखा था, वहां अब दानियाल ने मक्कारी से अपना नाम ऊपर करवा दिया था और शहरयार के नाम को सिर्फ एक मुआविन के तौर पर जाहिर किया गया था। दानियाल, ये क्या है? अनाया का लहजा यकसर बदल गया। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट साफ नुमायां थी। तुमने शहरयार, मेरा मतलब है प्रोफेसर शहरयार खान का नाम नीचे क्यों किया? वो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। दानियाल ने एक मकरर हंसी हंसी और इधर उधर देखकर अनाया के मजीद करीब हो गया। यार अनाया, तुम भी कितनी मासूम हो। प्रोफेसर शहरयार खान जितने भी बड़े नामवर सीनियर हों, वो अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके उसूल और उनका रवैया अब यूनिवर्सिटी के लिए पुराना हो चुका है। सच कहूं तो मैंने एचओडी को ये बावर करवाया है कि इस प्रोजेक्ट का सारा असल काम मैंने और तुमने मिलकर किया है और शहरयार साहब बस अपने ओहदे का फायदा उठा रहे हैं। दानियाल ने बिना किसी झिझक के मजीद कहा, अब जब ये प्रोजेक्ट पास होगा तो इसका सारा क्रेडिट मुझे और तुम्हें मिलेगा। तुम बस मेरा साथ दो, शहरयार खान को एक तरफ होने दो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ क्लास में कितना सख्त रवैया रखते हैं, मैं तुम्हें उनकी इस उखड़ तबीयत से बचाना चाहता हूँ। दानियाल की जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज अनाया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उसकी नजरों के सामने अचानक वो वक्त घूम गया जब शहरयार ने उसे अत्यंत जलाल में आकर इस लड़के से दूर रहने की तनबीह की थी। तुम अभी बहुत मासूम हो अनाया, तुम्हें दुनियादारी और चालाकियों की समझ नहीं है। जिस लड़के को मैंने खुद वार्निंग दी, तुमने उसी का नाम अपने फॉर्म पर लिखवा दिया। ये तुम्हारी नादानी नहीं, तुम्हारी जिद है। शहरयार के वो अल्फाज जिन्हें वो शक और अना समझकर उससे लड़ रही थी, आज सच्चाई बनकर उसके सामने खड़े थे। शहरयार की वो सख्तियां, उसकी सजा और उसका गुस्सा सब कुछ शक नहीं था, बल्कि उसे दानियाल जैसे आस्तीन के सांपों से बचाने का एक हिसार था। वो तो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा था, जबकि वो अपनी नादानी में उसी शख्स को गुनाहगार समझ बैठी थी। अपनी जबान बंद करो दानियाल। अनाया का पूरा वजूद गुस्से से कांपने लगा। उसने कड़े और रौबदार लहजे में कहा, जिसमें अब शहरयार के साथ रहने का असर साफ नजर आ रहा था। प्रोफेसर शहरयार खान इस डिपार्टमेंट की शान है और तुम्हारी ये घटिया चालाकी उनके मर्तबे को छू भी नहीं सकती। मैं अभी जाकर एचओडी साहब को सच बताऊंगी कि तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके ये पोर्टल तब्दील करवाया है। अनाया, रुको, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। दानियाल ने घबराकर उसे रोकना चाहा, लेकिन अनाया ने उसे एक हिकारत आमेज नजर से देखा और पीछे मुड़कर तेज कदमों से एचओडी के ऑफिस की तरफ भाग खड़ी हुई। उसके गालों पर पशेमानी के आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए पर, अपनी इस उखड़ जिद पर शदीद नदामत हो रही थी।
वो अब जान चुकी थी कि प्रोफेसर हिटलर का गुस्सा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और उसका सबसे बड़ा तहफ्फुज़ था। अब उसके दिल में शहरयार के लिए कोई गिला नहीं था, बस एक तड़प थी कि वो किस तरह अपने सच्चे और मुखलिस शौहर से माफी मांगे। एचओडी ऑफिस का भारी लकड़ी का दरवाजा जब अनाया ने खोला तो उसका पूरा वजूद गुस्से और पशेमानी की आग में जल रहा था। ऑफिस के अंदर एचओडी साहब अपने कंप्यूटर पर मसरूफ थे और दानियाल, जो अनाया के पीछे भागता हुआ आया था, अब बाहर कॉरिडोर में घबराहट की हालत में खड़ा था। सर, मुझे आपसे एक अत्यंत जरूरी बात करनी है, अनाया ने कांपती हुई आवाज मगर मजबूत लहजे में कहा। एचओडी ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और हैरत से उसे देखा। जी मिसेज अनाया, कहिए, सब खैरियत तो है? आप काफी परेशान लग रही हैं। सर, रिसर्च प्रोजेक्ट के पोर्टल पर दानियाल ने जो तब्दीलियां करवाई हैं वो सरासर गलत हैं, अनाया ने अपना रजिस्टर मेज पर रखते हुए कहा। उसके गालों पर अब भी आंसुओं की लकीरें थीं। प्रोफेसर शहरयार खान इस प्रोजेक्ट के वाहिद मेन सुपरवाइजर हैं और पूरा काम उनकी निगरानी में हुआ है। दानियाल ने मक्कारी से मेरा नाम इस्तेमाल करके खुद को मेन पोजीशन पर रखा है। सर, प्लीज इस पोर्टल को फौरन ठीक करें और दानियाल की इस हरकत पर एक्शन ले। एचओडी के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने फौरन पोर्टल खोला और चंद सेकंड्स बाद सर हिलाते हुए बोले, मिसेज अनाया, आप ठीक कह रही हैं। दानियाल ने सुबह ही मुझसे कहा था कि ये तब्दीली आप दोनों की रजामंदी से हुई है। मैं अभी इस आईडी को ब्लॉक करके प्रोफेसर शहरयार खान को उनका असल हक वापस दे रहा हूँ। आप फिक्र न करें। अनाया ने एक गहरा सांस लिया, एचओडी का शुक्रिया अदा किया और ऑफिस से बाहर निकल आई। कॉरिडोर में दानियाल अब भी खड़ा था। उसका चेहरा अब खौफ से पीला पड़ चुका था। जैसे ही अनाया बाहर आई, दानियाल ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। अनाया, तुमने ये क्या किया? मेरा करियर खराब हो जाएगा। तुम्हारा करियर तुम्हारी अपनी घटिया चालाकियों की वजह से खराब हुआ है, दानियाल, अनाया ने कड़क कर कहा। उसकी आंखों में अब शहरयार खान जैसी ही जलालत थी। दोबारा मेरे या प्रोफेसर शहरयार के प्रोजेक्ट के करीब आने की जुर्रत भी मत करना, वरना अगली बार मैं एचओडी से तुम्हारी बाकायदा शिकायत करूंगी। वो दानियाल को वहीं जलील उख्वार छोड़कर तेज कदमों से एकेडमिक ब्लॉक से बाहर निकल गई। उस वक्त उसका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, शहरयार। वो मुखलिस इंसान जिसने उसकी नादानियों को सहा, उसे बचाने के लिए सख्तियां की, और वो अपनी बेवकूफी में उसे गुनाहगार समझकर इतने दिन तड़पाती रही। अनाया भागती हुई यूनिवर्सिटी की पार्किंग की तरफ आई। धूप तेज थी, लेकिन उस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि शहरयार का अगला लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ और वो अपने पर्सनल ऑफिस में होंगे। वो हांफती हुई शहरयार के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची। उसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोला। अंदर शहरयार मेज पर सर झुकाए, अपनी ऐनक हाथ में लिए अत्यंत थके हारे अंदाज में बैठा हुआ था। कमरे की मध्यम लाइट में उसका चेहरा उदासी का शाहकार लग रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर शहरयार ने चौंक कर सर उठाया। जैसे ही उसने अनाया को हांफते हुए, रोती हुई आंखों के साथ वहां खड़े देखा, वो परेशान होकर फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अनाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? शहरयार का वो रिवायती उखड़पन एक सेकंड में हवा हो गया। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए फिक्र और तड़प थी। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना बैग वहीं फर्श पर गिराया, दौड़कर शहरयार के करीब आई और अपने दोनों बाजू उसके गले में डालकर अपना चेहरा उसके मजबूत चौड़े सीने में छिपा दिया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। शहरयार का वजूद एक सेकंड के लिए साकित रह गया। पिछले 5 दिनों की तड़प और दूरी इस एक लम्स से पिघलने लगी थी। उसने अपने मजबूत हाथ अनाया की कमर के गिर्द लपेटे और उसे अपने दिल से लगा लिया। आई एम सो सॉरी शहरयार, आई एम सो सॉरी।
अनाया ने सिसकियां लेते हुए कहा। उसकी हिचकी बंध चुकी थी। आप सच्चे थे शहरयार। आपका गुस्सा, आपका शक, वो शक नहीं था, वो सचमुच मेरे लिए एक हिसार था। दानियाल वाकई एक धोखेबाज इंसान है। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। शहरयार ने गहरा और तपता हुआ सांस लिया। उसने अनाया के बालों को चूमा और उसे खुद से जरा दूर करके उसका रोता हुआ चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। उसकी अपनी आंखें भी उस वक्त नम थीं। मैंने कहा था ना तुमसे, मासूम लड़की, कि ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तुम इसे समझती हो। शहरयार की आवाज रुंध गई, मगर उसके लबों पर एक बेपनाह मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। और मुझे तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए। तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा मेरे ज़ब्त का इम्तिहान लेता है। बस अब रोना बंद करो। अनाया ने रोते हुए भी मुस्कुराकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। प्रोफेसर हिटलर एक बार फिर अपनी मिसेज अनाया की मासूमियत के सामने हार चुका था, लेकिन इस बार ये हार इन दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत जीत बन चुकी थी, जहां अब अना की कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। यूनिवर्सिटी की वो तपती दोपहर और उनके दिलों पर जमी बर्फ अब यकसर पिघल चुकी थी। जब शहरयार ने उसे अपने सीने से लगाए रखा, तो अनाया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में पशेमानी नहीं बल्कि एक सुकून था। शहरयार ने उसका बैग फर्श से उठाया, उसे अपने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से अनाया का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। चलो, अब घर चलते हैं, लेकिन घर जाने से पहले मिसेज अनाया को उनकी पसंदीदा जगह लेकर जाना है, ताकि उनके इस मुरझाए हुए चेहरे पर वो पुरानी रौनक वापस आ सके। अनाया ने हैरत से अपने गीले गालों के साथ उसे देखा। कहाँ शहरयार? शॉपिंग पर, शहरयार ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए धीमे से मुस्कुराकर कहा। उसके लहजे का वो उखड़पन अब बिल्कुल गायब था। पिछले 5 दिनों से तुमने मुझे भी सजा दी है और खुद को भी। अब इस उदासी का कफारा अदा करना तो बनता है। शहरयार उसे शहर के सबसे महंगे और खूबसूरत मॉल में लेकर आया। वो दोनों एक साथ चल रहे थे और शहरयार का हाथ मुसलसल अनाया के हाथ में था। वो जब भी किसी दुकान के सामने रुकती, शहरयार बिना उससे पूछे वो चीज पैक करवा लेता। अनाया ने जब एक खूबसूरत रिवायती डिजाइन के हल्के स्मोकी ग्रे कलर के रेशमी लिबास पर हाथ रखा, तो शहरयार के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। ये रंग तुम पर बहुत जचेगा अनाया। शहरयार ने उसके कान के करीब झुककर अत्यंत मध्यम और रेशमी आवाज में कहा। अनाया के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने नजरें झुका ली। उसने अनाया को उसकी पसंद के झुमके, चूड़ियां और ढेर सारी चॉकलेट्स भी लेकर दी। शॉपिंग बैग से शहरयार के हाथ भर चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो आमतौर पर मर्दों को शॉपिंग के दौरान होती है। वो अपनी मासूम बीवी के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट देखकर अपने अंदर एक अलग ही सुरूर महसूस कर रहा था। जब वो शाम गए हवेली लौटे, तो पूरा घर एक बिल्कुल अलग ही रंग में रंगा हुआ था। हवेली के मुलाजिम पहले ही शहरयार के मूड को भांप चुके थे, इसलिए लाउंज से लेकर ऊपर बेडरूम तक फिजा अत्यंत पुरसुकून और मुअत्तर थी। रात के 8 बजे अनाया गुस्ल करके बाहर आई। उसने वो ही स्मोकी ग्रे रेशमी लिबास ज़ेबे तन कर रखा था जो शहरयार ने उसे दिलाया था। उसके गीले बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे और उसने कानों में वो ही रिवायती चांदी के झुमके पहन रखे थे जो उसके चेहरे की मासूमियत को मजीद निखार रहे थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें वहीं रुक गईं। पूरे कमरे में मध्यम पीली लाइट्स जल रही थी और खुशबूदार मोमबत्तियां रोशन थीं, जिनकी धीमी महक पूरे बेडरूम में फैली हुई थी। बेड की साइड टेबल पर 2 गिलास और अनाया की पसंदीदा चॉकलेट पेस्ट्री रखी थी। शहरयार बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। उसका कोट और ऐनक मेज पर रखे थे
और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका मर्दाना रौबदार वजूद मजीद दिलकश लग रहा था। जैसे ही शहरयार की नजरें अनाया पर पड़ी, उसकी आंखों में एक बेपनाह सताइश और तड़प उभरी। उसने लैपटॉप या कोई फाइल अपने पास नहीं रखी थी। आज उसका पूरा वक्त सिर्फ अपनी मिसेज अनाया के लिए था। इधर आओ अनाया, शहरयार ने अत्यंत धीमी और मखमली आवाज में पुकारा और बेड पर अपने पास बैठने का इशारा किया। अनाया धड़कते दिल के साथ धीमे कदमों से चलती हुई उसके पास आई। उससे पहले कि वो बैठती, शहरयार ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और वो सीधी उसकी गोद में आ गिरी। शहरयार, अनाया की आवाज धीमी पड़ गई। शहरयार ने अपनी उंगली उसके नाजुक लबों पर रख दी। उसने अपने दूसरे हाथ से अनाया के चेहरे पर गिरती हुई गीले बालों की लट को प्यार से कान के पीछे अड़सा। आज कोई शिकवा नहीं, कोई रूल नहीं और कोई सजा नहीं। आज सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। उसने अनाया के माथे पर मोहब्बत से अपने लब रख दिए और उसके वजूद को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ लिया। अनाया ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। हवेली का वो रूमानी अंधेरा और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी उनके दिलों की धड़कनों के साथ मिलकर एक खूबसूरत राग आलाप रही थी, जहां अब किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं थी।